हाँ मैम, রেকর্ডিং অফ চলে হুম এসছে। হুম। স্ক্রিন শেয়ার আছে তো? হ্যাঁ ম্যাম আছে। ঠিক আছে। अच्छा देखो, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दो क्वेश्चन बाकी है। लास्ट क्लास मैंने नोट डाउन किया था कि ये सब हुआ है 1, 2, 4, 5 और 1, 3 और इलास्ट्रेशन 9 और क्वेश्चन नंबर 2 ये बाकी। ये होने के बाद ऑल इंसॉल्वेंसी पे जो टॉपिक है वो हम लोग कर सकते हैं। तो पहले इलास्ट्रेशन 9 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होने से क्या होगा वो देखेंगे। तो ये देखो, बोल रहे पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली इन एलएलपी। Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. Balance sheet as on 31st March 2022. Capital, creditor, Q's current account, reserve, bank overdraft, bank debtor, stock, furniture, machinery, P's current account. The firm was dissolved on the above date. P took over 50% of the stock at 10% less on its book value, and the remaining stock was sold at a gain of 15%. Furniture and machinery realized for 30,000 and 50,000 respectively. There was an unrecorded investment which was sold for 25,000. Debtors realized 90% only, and 1,245 were recovered for bad debt written off last year. There was an outstanding bills for repairs which had to be paid for 2,000. हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ करेंट अकाउंट बैलेंसेस एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अच्छा, क्या ये इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है? नहीं, इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन नहीं है। पी और क्यू दोनों पार्टनर थे, कोई भी इनमें से इंसॉल्वेंट हुआ नहीं, और अगर हो भी जाता तो भी हम लोग गार्डनर वर्सेस, अगर इंसॉल्वेंसी होता तो क्या हम लोग गार्डनर वर्सेस मोरे अप्लाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो देखो, गार्डनर वर्सेस मोरे का जो है रूल्स यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने लिखवाया था, ठीक है, कि कब क्या कंडीशन रहने से गार्डनर वर्सेस मोरे अप्लाई किया जा सकता है। एटलीस्ट वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में हो नहीं रहा है। तो टू पार्टनर्स जो है सॉल्वेंट होना चाहिए विथ क्रेडिट बैलेंस एंड कैपिटल। तो देखो, यहाँ पर इंसॉल्वेंट हुआ ही नहीं है, तो फिर गार्डनर वर्सेस मोरे का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन है कि बिजनेस बंद हो रहा है, तो उसके लिए रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये तीन अकाउंट हमें बनाने बोला है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो बनेगा, देखो अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को खाली करना होता है, ठीक है। ये वही वाला पॉइंट है जो हम लोगों ने डिसोल्यूशन में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। ये तीन पार्ट में है पूरा चैप्टर। पहले में सिर्फ डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा, फिर इंसॉल्वेंट पार्टनर हुआ तो क्या होगा, अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या होगा, ये एक पॉइंट है, और एक पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, चार पॉइंट है, जिसमें से अभी हम लोग ये वाला करने के बाद, ये और क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद, अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो क्या होगा वो देखेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे बैलेंस शीट को खाली करना पड़ेगा। तो कैपिटल पी क्यू 1 लाख और 50,000। अच्छा, ये कैपिटल का बैलेंस कर लिया। क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ खाली होगा, रियलाइजेशन में दिखाना पड़ेगा। तो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिटर। $20,000।
यूज करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट के लिए क्योंकि बोला है कि क्वेश्चन में लास्ट में बोला था कि करेंट अकाउंट को हमें ट्रांसफर कर देना है कैपिटल में, तो हम लोग दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कैसा क्वेश्चन किया था, हम लोग कैपिटल में करेंट अकाउंट बोल के लिख सकते हैं या फिर सेपरेटली वर्किंग नोट में करेंट अकाउंट बना सकते हैं। तो एक तो वो प्रोसेस दिखाया था, तो एक ये वाला भी दिखा देते हैं। अगर हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं तो कैसे होगा। बाई बैलेंस बीडी 10,000, रिजर्व 15,000। तो रिजर्व पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि करेंट अकाउंट और कैपिटल दोनों है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो करेंट अकाउंट में जाना चाहिए। और अगर हम लोग करेंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल में दिखाते तो वहां पर रिजर्व बोल के लिख सकते थे। तो यहाँ पर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर में। 15,000 रिजर्व था, रेशियो था इक्वली, इक्वली। तो 15,000 को इक्वली डिवाइड करने का मतलब 7,500, 7,500। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये लाइबिलिटी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो अब दो चीज हो सकता है। अब बीओडी का बैलेंस, जैसे बैंक का बैलेंस, देखो यहाँ पर ना पॉजिटिव बैलेंस भी है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला कि हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक दोनों बैलेंस को ही बैंक अकाउंट में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ जो हमें बैंक अकाउंट बोला है तो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं, बट दोनों तो लिखा नहीं जाता है, देन नेट करके लिख सकते हैं कि 30,000 का बैंक का डेबिट यानी पॉजिटिव बैलेंस, 5,000 नेगेटिव यानी 25,000 पॉजिटिव, तो टू बैलेंस बीडी 25,000 दिखा सकते हैं ऐसा करके। या फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि आउटसाइडर लाइबिलिटी होता है तो इसको हम लोग रियलाइजेशन में दिखा सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 5,000, ठीक है। और बैंक है यहाँ पर, ये इधर वाला खाली हो गया, बैंक को टू बैलेंस बीडी यहाँ दिखा देते क्योंकि उधर BOD लिखा है, तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी डायरेक्टली 30,000 आ जाएगा। डेटर 25,000, तो डेटर यहाँ आ जाएगा। सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक 35,000, स्टॉक फर्नीचर 40,000, मशीन फर्नीचर 40,000, मशीन 60,000। और पी का करेंट अकाउंट नीचे करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 10,000 टू बैलेंस बीडी 10,000, इसका डेबिट है करेंट अकाउंट। बैलेंस शीट खाली हुआ, अब नीचे फिर से पढ़ते। पी ने 50% स्टॉक लिया है, 10% लेस ऑन इट्स बुक वैल्यू, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। तो सबसे पहले पी ने 50% अगर स्टॉक टेक ओवर किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए, पी ने अगर स्टॉक लिया है तो पी को उतना अमाउंट कम देंगे जितना स्टॉक का वैल्यू वो कंसीडर कर रहा है। तो पी का कैपिटल, क्योंकि जो भी पे होता है कैपिटल में क्रेडिट होता है, तो उतने से कैपिटल डेबिट हो जाएगा, टू रियलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक बोल के तो और कुछ अकाउंट है नहीं, वो तो हम लोगों ने खाली कर दिया है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बाई, अब पी कुछ लेके जा रहा है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो पी के करेंट अकाउंट में जाएगा, तो बाई पीस करेंट अकाउंट स्टॉक कितने में टेक ओवर होगा, 35,000 जो भी है उसका 50% टेक ओवर करने वाला है पी,
तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 35,000 का 50% 17,500 होगा, लेकिन ये 10% कम वैल्यू में लेके जा रहा है, ठीक है। तो 10% कम का मतलब 90% वैल्यू में टेक ओवर करेगा, जो 50% का वैल्यू आएगा वो 90% में टेक ओवर करेगा। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं, 35,000 इंटू 50% इंटू 90%, 15,750, 15,750। अब ये करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू रियलाइजेशन 15,750। अब बाकी स्टॉक जो है वो 15% गेन के साथ जो है बेच दिया गया है, तो बेचने से पैसा आएगा, ठीक है। तो बेचने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन, ठीक है। पूरा का पूरा प्रॉफिट है, क्योंकि अकाउंट तो जीरो हो चुका है स्टॉक बोल के, तो यहाँ पर बाय बैंक स्टॉक। रिमेनिंग कितना होगा, टोटल 35,000 का स्टॉक था, 50% टेक ओवर हुआ, तो रिमेनिंग भी 50% होगा। बोल रहा है 15% गेन के साथ लिया गया है, मतलब जो भी वैल्यू है उसमें 115% हमें मिला होगा, मतलब 15% ऐड करने का मतलब 115% वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा थर्टी फाइव मैम थाउजेंड 17,500। 17,500 প্লাস এটা হ্যাঁ, এক্সট্রা প্লাস এইটা, কোনে। হ্যাঁ। ওটা কর, 20,125। ম্যাম 20,125। 20,125 इतने वैल्यू में टेक ओवर हो जाए। अच्छा, फिर बोल रहे फर्नीचर एंड मशीन रियलाइज्ड 30 और 50, तो ये भी लिख देते फर्नीचर 30 मशीन 50। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर 25,000, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है वो बेच दिया, तो फिर वही बैंक टू रियलाइजेशन, तो इन्वेस्टमेंट। अब वो जब लेजर बना हुआ नहीं है तो उसको जीरो करने का कोई जरूरत नहीं, एक ही स्टेप में ये हो जाएगा। बाकी सबका लेजर बना हुआ है तो उसको ब्रॉट डाउन करके जीरो किया, अब वो प्रोसेस नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा बेच दिया तो 25,000 मिला, ठीक है। डेटर रियलाइज 90% ओनली, तो डेटर हो जाएगा 25,000 का 90%, कितना आ जाएगा, 25,000 22 500। गुड मॉर्निंग राज। गुड गुड मॉर्निंग ऑन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग राज। गुड मॉर्निंग मैम। 22,500 जो है डेटर से रियलाइज्ड हुआ, एंड 1,245 वे रिकवर्ड फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, मतलब बैड डेट रिकवरी। 1245। There was an outstanding bill for repairs which had to be paid for 2,000। आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर्स का जिसके लिए 2,000 पे हुआ है, तो टू बैंक आउटस्टैंडिंग बिल 2,000। इसका भी वही सेम कंसेप्ट है, ये आउटस्टैंडिंग बिल हम लोग का वैसे था नहीं बैलेंस शीट में, अगर होता तो यहाँ दिखता, तो फिर इसका मतलब हमें उस लेजर को जीरो नहीं करना पड़ा। जैसे इसमें क्या होता है, पहले जो भी हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं वो चीज को जीरो करते हैं, फिर बेचते हैं तो पूरा प्रॉफिट होता है, ठीक है। वही समझाया था पहले दिन, लेकिन आउटस्टैंडिंग बिल ये भी मेरा रिकॉर्डेड नहीं था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, तो फिर उसका लेजर नहीं बनाए, तो उसको जीरो करने का जरूरत नहीं, पैसा जो मिला उसको इस तरीके से लिख देंगे। अब ये सारा डेटा बैंक अकाउंट में जाएगा टू रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन बोल के।
तो टू रियलाइजेशन बोल के आ जाएगा स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, इन्वेस्टमेंट। डेटर, बैड डेप्ट रिकवरी। स्टॉक है 20125। फर्नीचर 30, मशीन 50, फिर 30, 50, 25। 30, 50, 25। डेटा 22,500 और 1245। रियलाइजेशन आउटस्टैंडिंग बिल 2000। आउटस्टैंडिंग बिल 2000। बस ये क्रॉस पोस्टिंग हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बस अब तो बोला है कि प्रिपेयर करने, तो जो कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले करेंट अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं और उसके बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो करेंट अकाउंट में क्या आ रहा है वो हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, पहले रियलाइजेशन को क्लोज करना पड़ेगा। रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो करेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास भी किया था, जहां पर बोला था कि मतलब लास्ट क्लास मुझे ম্যাম এটা याद হচ্ছে नहीं आ এক रहा লাখ है। 62,000। 1,62,000 টোটাল। হ্যাঁ 1,62,000 একটু বেশি আসবে, 1,89,620 আসবে। কোনটা ম্যাম? এই দিকেরটা, ক্রেডিট সাইডটা। ক্রেডিট সাইডে আসছে ম্যাম 1,48,870। না, এত কম তো আসার কথা নয়, বেশি আসবে, বেশি কি আসবে। বলছেন? কিছু ভুল হয়েছে যোগ। हाँ, तो देखो एक बार ও ऐड ও करके ও देखो, ও कुछ तो गलत हुआ है इसीलिए। अच्छा, हम जो बोल रहे थे वो कि अगर हम लोग अलग से करेंट अकाउंट नहीं बनाते तो हम लोग करेंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल में दिखा ম্যাম सकते একবার थे, और চেক ये করছি सारा না, একবার चीज। নিচে নামাবেন। हम्म। और है नाम अच्छी, और ये सारा चीज कैपिटल में दिखा सकते हैं, जैसे कि रिजर्व हो गया, रियलाइजेशन का जो ये डेटा है वो। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग कैपिटल में दिखा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल करते हैं। 20,000 प्लस 20,750 प्लस হ্যাঁ ম্যাম 20,125। 1,89,620। 80,000, 25,000 और 22,000 एक बार कर लेते हैं। 1245। तो ये आ जाएगा 1,89,620। हाँ, आ तो रहा है 1,89,620। लेस 25,000, लेस 35,000, ম্যাম ওটা लेस। 1,62,000 আসছে টোটাল। माइनस कर देखते हैं। হুম 27,000। ম্যাম 27,620। 10,620। अब इसमें एक चीज और करना है, ये क्रेडिटर दिख रहा है कि जैसे मैंने नोट लिखवाया था कि अगर कोई लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हुआ है, हमें नहीं बोला है कि कैसे पे ऑफ हो रहा है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो पे ऑफ है, लेकिन कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। जैसे ये बीओडी और क्रेडिटर, इसके बारे में हमें नहीं बोला है कि कैसे पे ऑफ होगा, तो हम मैंने नोट लिखवाया था कि लाइबिलिटी ऑलवेज एज्यूम कि पे ऑफ हुआ है। अगर क्वेश्चन हमें नहीं बोल रहा है कैसे पे ऑफ हुआ है, देन बुक वैल्यू पे पे ऑफ हुआ है। तो यहाँ 20,000 पे ऑफ हुआ है, यहाँ पर बीओडी भी पे ऑफ हुआ है, ये चीज हमें लिखना पड़ेगा। तो -25,000 हो जाएगा। 2620 2620। ये आ जाएगा। अच्छा, ये पहले बैंक के यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देते हैं। टू
profit on realization transfer to partners current account। ये करेंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि मैंने अलग से करेंट अकाउंट बनाया। और अगर करेंट अकाउंट के बैलेंस को हम कैपिटल में लिखते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो फिर कैपिटल अकाउंट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पीज करेंट अकाउंट। पी लिख देते क्योंकि करेंट अकाउंट ऑलरेडी मैंने ऊपर लैंग्वेज लिख दिया है। इक्वली होगा तो 2620 को इक्वली डिवाइड करने से 1310 ये हो जाएगा 1310। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा करेंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 1310। अब ये वाला क्लोज करके करेंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ম্যাম এটা হচ্ছে 25,750 আসছে এদিকে। इधर ज्यादा है तो इधर टोटल होगा 25,750। 25,750 माइनस 7,500 माइनस 1310 16,940। ये कैपिटल बोल के आ जाएगा, ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो गया 10 8 8 18,810 हाँ मैम। टू कैपिटल। ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। टू पीस करेंट अकाउंट और बाय क्यूज करेंट अकाउंट। $18,810 और ये वाला है 16,940। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे तो इधर ज्यादा है 1 लाख तो बैलेंस इधर आएगा 1 लाख माइनस 16,940 83,060। ম্যাম এদিকে হচ্ছে 68,810। 68,810 68,810 बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल। এক লাখ থেকে মাইনাস করে আসছে ম্যাম 31,190। এটাকে লিখি পি আর কিউটা পি কিউ 68,810 83,060। এবারে টোটাল কত আসছে? ম্যাম 31,190। 31,000। এটা এতগুলো ডেটা অনেক বেশি আছে। কোনটা? আরে না না ম্যাম, ওটা আমি ওই 1 লাখ থেকে মাইনাস করে যেটা বললাম ওটা। 1 লাখ থেকে মাইনাস করে একটা হলো ম্যাম না ওই 68,810। ওটা মাইনাস হবে না তো। ওটা 1 লাখ তো পি এর, এটা তো কিউ এর। মাইনাস হবে না তো। কিউ ও এর এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এদিকে হ্যাঁ আসছে, এটা এদিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ
प्लस 30 प्लस 50 80,000 प्लस 25,000 प्लस 22,500 प्लस 1245 1,78,870 दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए 2,000 25,000 83060 1,78,870 हो गया। ठीक है, ये इलास्ट्रेशन 9 पहले जैसे किया था सिंपल क्वेश्चन पे था, ये गार्नर वर्सेस मोरे पे था भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने कर लिया इलास्ट्रेशन 9। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है थीन शॉर्ट एंड फैट वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 ऑन 30th September 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है थीन शॉर्ट और फैट का, करेंट अकाउंट दिया हुआ है जिसमें फैट का डेबिट बैलेंस है, इधर नहीं लिख के इधर लिखा है। सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, premises, fixture, plant, stock, debtor. Thin decide to retire on 30th September 2022 and as Fat appears to be short of private asset, Short decides that he does not wish to take over Thin's share of partnership. अच्छा, तो थिन रिटायर कर रहा है लेकिन फैट के पास उतना पैसा है नहीं, इसीलिए वो बोल रहा है शॉर्ट डिसाइड दैट ही डज नॉट विश टू टेक ओवर द थिन्स शेयर ऑफ पार्टनरशिप, सो ऑल 3 पार्टनर डिसाइड टू डिजॉल्व। मतलब एक पार्टनर चला जा रहा है थिन, तो उसका शेयर किसे लेना चाहिए? फैट के पास उतना पैसा है नहीं, शॉर्ट लेना चाहता है नहीं, तो फिर बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस को बंद कर देते हैं। और ये बंद कब से होगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम 30th September 2022। इट देन ट्रांसफर्स दैट फैट हैज नो प्राइवेट एसेट व्हाटसोएवर, और फैट के पास प्राइवेट एसेट है भी नहीं। जैसे कि पहले भी उसने बोला कि हम नहीं ले सकते थिन का शेयर क्योंकि मेरे पास प्राइवेट एसेट नहीं है। The premises are sold for 60,000 and the plant for 1,07,500। तो क्या जैसे प्रेमाइसेस इतने में बिका है, प्लांट इतने में बिका है, फिक्सचर बेच के 20,000, स्टॉक को एक्वायर करने के लिए स्टॉक इज एक्वायर्ड बाय अनदर फर्म एट अ बुक वैल्यू लेस 5%। डेटर रियलाइज्ड 45,900, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 4,500। The bank overdraft is discharged and the creditor are also paid in full। बैंक ओवरड्राफ्ट डिस्चार्ज किया गया है और क्रेडिटर को फुल पेमेंट किया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स इन द पार्टनरशिप बुक्स फॉलोइंग द रूल्स इन गार्नर वर्सेस मोरे। तो बोल रहा है कि हमें गार्नर वर्सेस मोरे अप्लाई करना है। इंसॉल्वेंसी का केस आ रहा है, जिसका प्राइवेट एसेट नहीं है वही इंसॉल्वेंट है इसका मतलब। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द क्लोजिंग ऑफ द फर्म्स बुक। तो हम लोग को मेनली 3 अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट बोला है वो बना लिया, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट और बनेगा, और क्या बनाने के लिए बोला है? पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, करेंट और कैपिटल अलग अलग बनाने बोला है, ठीक है। एक वाइटल अकाउंट होता है जो कि हमें बनाने नहीं बोला है, बैंक अकाउंट, ठीक है, वो बनाने के लिए नहीं बोला है। नॉर्मली बोला जाता है, अब यहाँ बोला नहीं है तो नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा,
शायद देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी बोला है पहले उसी के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, देखते हैं बिना बैंक अकाउंट के बन जाता है कि नहीं बनता है। सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को खाली करेंगे। तो कैपिटल जो है थीन, शॉर्ट और फैट, 80 50 20। 80 50 20 कैपिटल में जाएगा। करेंट अकाउंट जो है 29 700 11 300। फैट का 14 500। सन्ड्री क्रेडिटर 84 650। तो क्रेडिटर इधर आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 44 330। $50,000। फिक्सचर 1,25,000। प्लांट 32 500। स्टॉक 43 200। डेटर 54 780। थिन डिसाइड टू रिटायर ऑन 30th September एंड फैट, ये तो बोला था कि कोई लेना नहीं चाहता है शेयर, तो इसके वजह से बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है। इट अच्छा, फिर फैट का कोई भी प्राइवेट एसेट नहीं है, यानी फैट यहाँ पर इंसॉल्वेंट है। तो हम लोग गार्डनर वर्सेस मोरे अप्लाई करें कि नहीं, सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि बोला ही है अप्लाई करने के लिए, और वैसे भी अप्लाई हो ही जाएगा। एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट होना चाहिए, बाकी दो पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए विद सॉल्वेंसी। तो बाकी दो इंसॉल्वेंट ऐसा तो कुछ बोला नहीं, और दोनों का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, इनफैक्ट करेंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है। अब जो बिक रहा है 60,000 में, ये प्रीमाइसेस बिक रहा है। 60। प्लांट 1,07,500। प्लांट 1,07,500। अच्छा, फिर इसके बाद कहाँ चला गया? फिक्सचर 20,000। स्टॉक इज एक्वायर्ड बाय अनदर फर्म एट बुक वैल्यू लेस 5%। 43 200। इसका बुक वैल्यू से 5% कम में रियलाइज्ड होगा, मतलब 95%।
401040. Dater 45900. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4500. तो ये पेमेंट हो रहा है टू बैंक. रियलाइजेशन एक्सपेंस 4500. बैंक ओवरड्राफ्ट इज डिस्चार्ज एंड क्रेडिटर आर ऑल्सो फुल्ली पेड. तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी डिस्चार्ज हो रहा है. तो अगर नहीं भी बोलता तो हमें दिखाना पड़ता, क्योंकि लाइबिलिटी जो भी आउटसाइडर है वो पे ऑफ ही दिखाना पड़ेगा. और इधर हो जाएगा क्रेडिटर 84,650. हो गया बस. अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं. क्लोज करने से प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आएगा वो देखना पड़ेगा. तो मुझे तो लग रहा है इधर ही ज्यादा डेटा है, इधर आएगा. मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, 84 वगैरह है. 84,650. ম্যাম हम्म. এটা হচ্ছে 4,83,38,960। 4,38,3,960. 60। হুম। अच्छा. আর এটা হচ্ছে ম্যাম 4,03,420। মাইনাস করো তাহলে 4,03,420. 35,540. ठीक है. तो इधर हो जाएगा बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट. ম্যাম এটা হচ্ছে 35,540। ওটা তো বের করেছি, 35,540. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1. 7108. ये आ गया. अच्छा, रियलाइजेशन लॉस जो है वो करेंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा. टू रियलाइजेशन लॉस 14,216, 14,216, 7108. अब जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. इधर आएगा तो बाई कैपिटल, इधर आएगा तो टू कैपिटल. देखते हैं. इसका टी का बैलेंस इधर आएगा क्योंकि इधर ज्यादा है. 29,700 माइनस ये वाला 15,484. $14,216 minus 11,300. इधर ज्यादा है. कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं. टू करेंट अकाउंट TSF टू करेंट अकाउंट 2916 21608 बाई
करेंट अकाउंट 15484। अब ये इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है। अब इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन में क्या होता है कि रियलाइजेशन का जो लॉस है, और गार्नर वर्सेस मोरे भी बोला है, रियलाइजेशन का लॉस जितना होगा सॉल्वेंट पार्टनर को उतना कैश लेके आना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट कौन है, देख लेते हैं एक बार, हम भूल गए कौन सॉल्वेंट था। थीन डिसाइड टू, अच्छा ये फैट इंसॉल्वेंट था, ठीक है। तो फिर टी और एस बाई बैंक बोल के रियलाइजेशन लॉस के बराबर का कैश लेके आएंगे, 14216, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास किया हुआ है कि गार्डनर वर्सेस मोरे क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है। तो ये हम लोगों का बाई बैंक बोल के इतना पैसा जो है वो लेके आएंगे अपना सॉल्वेंसी प्रूफ करने के लिए। फिर हम लोग ये देखेंगे कि फैट जो इंसॉल्वेंट हो चुका है उसका पे मतलब उसका कितना नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो वो लॉस कौन बेयर करेगा, वो लॉस बेयर करेगा सॉल्वेंट पार्टनर अपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिर कैपिटल रेशियो जो नॉर्मल है उसमें कर लेगा। क्या फैट कुछ भी दे सकता है, तो फैट बोल रहा है कि पूरा पूरा इंसॉल्वेंट है। कहाँ लिखा है फैट, ऑल थ्री पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व, फैट हैज नो प्राइवेट एस्टेट, मतलब कुछ भी नहीं है। तो फैट का वैसे 20,000 पॉजिटिव बैलेंस है बिजनेस में, बट 21,608 नेगेटिव बैलेंस है, मतलब उसे 1608 बिजनेस में देना चाहिए था। बट अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो वो कहाँ से लाएगा, तो उसका लॉस बन रहा है 1608 जो कि बियर करना पड़ेगा। बाकी दोनों सॉल्वेंट पार्टनर को वो कैसे बियर करेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिक्स्ड कैपिटल रेशियो मतलब 80 और 50, मतलब 8:5 में बियर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई टीज एंड, एक ही साथ लिख देते टीज एंड एस कैपिटल, ठीक है। कैसे होगा, 1608 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 8:5 में, करने से जितना आएगा उतना। तो 1608 को 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में कर दिया है, 8 और 5 13 इंटू 8, 989.5, तो 990 बोल सकते हैं, ये टी का शेयर हो जाएगा, ठीक है। 990 और प्लस करके लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं अलग अलग ही कर लेते हैं, टी और एस, ठीक है। बाद में तुम लोग कभी देखोगे तो फिर तुम लोग को प्रॉब्लम होगा। दिखा देते वर्किंग नोट, 990 और बाई एस कैपिटल। अब ये क्या हो जाएगा, अब टोटल लॉस तो 1608 था, उससे 990 लेस कर दो तो पता चल जाएगा 618, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, फैट का लॉस 21608 माइनस 20,000, 1608। अब ये लॉस कैसे बियर होगा, तो दो मेथड होता है, फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल रेशियो में, और अगर फ्लक्चुएशन है तो लास्ट एग्रीड वैल्यू होना चाहिए कैपिटल का, जो कैसे होगा लास्ट क्लास बताया था। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तब तो बात आसान हो गया, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया फैट और यहाँ पर आ जाएगा सॉरी थिन और शॉर्ट, थिन और शॉर्ट। तो 1608 इंटू 8/13, 1608 इंटू 5/13, तो इसमें आ जाता है 990 और इसका आ रहा है 618। ये हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। अब बस क्लोज कर देते हैं। तो फैट का जो भी था 21,608, ये अकाउंट क्लोज हो गया, लॉस जो है बाकी सॉल्वेंट पार्टनर ने बेयर कर लिया। अच्छा, टी को तो पूरा ही पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि उसने कुछ भी नेगेटिव बैलेंस कर नहीं रखा है। तो टी को क्या क्या मिलेगा, टी को अपना 80,000 का कैपिटल मिलेगा, करेंट अकाउंट से उसे दिख रहा है 15,484 ये मिलना चाहिए, प्लस 14,216 ये मिलना चाहिए, तो 1,09,700, 1,09,700 ये उसे मिलेगा। तो टू बैंक, और एस का 50,000 और 14 इस इधर ही ज्यादा हो रहा है तो 64,216, 61,300, 60। अच्छा, इसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया, थोड़ा सा गलत हो गया, इसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया मैंने। क्रॉस पोस्ट यहाँ पर बैंक का बैलेंस भी नहीं लिखा, गलती से देखो, टीज कैपिटल एस कैपिटल टू क्या हो जाएगा एप्स कैपिटल, वो तो लिखा ही नहीं।
एप्स कैपिटल तो 990,618, तो 61,300 से 618 और माइनस होगा 60,682, और इधर आया था 1,09,700 और इसमें से माइनस हो जाएगा 990। तो 1,00,000 ये तो लिखा ही नहीं था मैंने गलती से, जो भी हो, ये 1,08,710 ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्योंकि बैंक अकाउंट बनाने नहीं बोला है तो मैंने नहीं बनाया। अगर बनाने बोलेगा इस क्वेश्चन में, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है बनाने बोलेगा, तो तुम लोग बना ही सकते हो। सब तो बैंक का तो क्रॉस पोस्टिंग होते ही जाएगा। और ये जो दिख रहा है ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस, इस केस में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनका सिर्फ बीओडी था, बैंक का वैसे कोई पॉजिटिव बैलेंस नहीं था। तो तुम लोग, क्योंकि मैंने बीओडी को यहाँ दिखा दिया, क्योंकि मैंने आज स्टार्टिंग में ही बोला बीओडी का हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अब बीओडी यहाँ दिखाया है तो फिर बैंक का जब अकाउंट ओपन करोगे तो ना तो कुछ बाई बैलेंस बीडी ना तो कुछ टू बैलेंस बीडी आएगा। और अगर बीओडी सपोज करो कि यहाँ नहीं लिखते हो, ठीक है, तो बीओडी के बैलेंस को बैंक का अकाउंट जब खोलोगे तो बाई बैलेंस बीडी बोल के 44,330 दिखा सकते हो। बाकी बैंक का सारा बैलेंस ट्रांसफर करोगे, आंसर क्या सेम आएगा? बिल्कुल आएगा। क्योंकि देखो जब ऐड कर रहे हो तो इधर भी 44,330, इधर भी 44,330 का इम्पैक्ट आ रहा है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो भी इम्पैक्ट क्या आएगा? सेम, आंसर मेरा सेम आएगा। हाँ, बस ये टोटल का वैल्यू 44,330 से कम हो जाएगा, बस इतना ही। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, इतने से कम हो जाएगा और कुछ नहीं, 44,330 से कम हो जाएगा। बाकी बीओडी का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी बोल के इधर लिखना पड़ेगा। और अगर जैसे यहाँ किया वैसे करेंगे तो अगर बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उस केस में बैंक में क्या क्या जाएगा, तो देखो बैंक पे चला जाएगा ये वाला, यहाँ से यहाँ ये अमाउंट। ठीक है, बैंक में चला जाएगा ये अमाउंट, ये 3, और इधर ये कुछ अमाउंट चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर लास्ट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने देखा, इस ये बैंक का बैलेंस चला जाएगा और बैंक अकाउंट टैली कर जाएगा। बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखने का जरूरत नहीं होगा, और वहां नहीं लिखते हो तो बैंक का फिर बैलेंस बाई बैलेंस बीडी बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी रियलाइजेशन में ही लिख दो, क्योंकि बीओडी तो आउटसाइडर लाइबिलिटी है तो वही ठीक है। तो बैंक का कुछ बैलेंस नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। बैंक का अकाउंट ओपन करने बोलेगा तो विदाउट बैलेंस ओपन कर सकते, जरूरी तो नहीं है कि किसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होना ही पड़ेगा, ऐसा तो कोई रूल्स होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने 2 वाला भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये देखो ये वाला भी हो गया। यहाँ क्वेश्चन 2 को भी हम कर देते हैं ऐड। तो प्रैक्टिकल का 1 2 3 हो गया, इलास्ट्रेशन 1 2 4 5 9 वाई। बाकी इसीलिए नहीं किया हम लोगों ने, बीच में गैप रखा है क्योंकि बाकी जो है वो अलग कंसेप्ट पे है, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर क्या ट्रीटमेंट होता है, तो एक बार लिख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर का मतलब होता है कि अगर एक नहीं सभी पार्टनर जितने भी है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर हमें किस तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मींस इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म मींस क्रेडिटर विल नॉट बी पेड इन फुल। क्रेडिटर का मतलब यहाँ पर सिर्फ सप्लायर का बात नहीं हो रहा है, क्रेडिटर मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है, कि ऐसा इंसॉल्वेंसी है तो बस अब दिमाग में ये चलाना है। देखो मान लो 3 पार्टनर थे एबीसी, तीनों ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो अब लाइबिलिटी फर्म का कैसे पे होगा? तो हाँ, एसेट तो बेचेंगे जरूर, लेकिन एसेट बेचने के बाद अगर पूरा नहीं बना तो बाकी चीज कैसे, बाकी कहाँ से आएगा? क्योंकि नॉर्मली रूल्स क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या सभी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसका प्राइवेट जो एसेट होता है वो बेच के फर्म का लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ता है। यही तो नेगेटिव बात था, इसीलिए तो एलएलपी लाया गया था। लेकिन अगर मतलब वही चीज, अगर यहाँ पर प्राइवेट एसेट भी अवेलेबल नहीं है, इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या, प्राइवेट एस्टेट कुछ नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया, प्राइवेट एस्टेट अगर कुछ नहीं है लेकिन बाकी लोगों को पेमेंट करना है, तो फिर किस तरीके से, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कि बिजनेस का एसेट बेच दिया, फिर भी अगर हम लोग आउटसाइडर लाइबिलिटी पूरा नहीं कर पा रहे पे ऑफ करने के लिए तो घर से पैसा लेके आते। अब घर में भी अगर पैसा नहीं है तब क्या करें? तो फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? हो ही सकता है इंसॉल्वेंट है तो घर पे पैसा नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो सीधा सा बात है, जैसे मान लो सप्लायर
सप्लायर को 10,000 मिलेगा, एसेट बेच के 8,000 ही दे पा रहे, 2,000 घर से लाना पड़ेगा, लेकिन घर पे भी पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको बोलेंगे भाई बैड डेब्ट मान के भूल जाओ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी हो जाना, ठीक है। तो फिर नहीं मिलेगा, जिसको मिलने वाला है उसको नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा उतना मिलेगा, ठीक है। अब इसमें अगर कोई सोचेगा कि मतलब ऐसा अगर दिमाग लगाओगे कि भाई ऐसा बोलने से ही तो अच्छा है, घर से पैसा नहीं लाना पड़ेगा, बट वैसा नहीं होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, प्रूव करना पड़ेगा कि हम इंसॉल्वेंट है। अगर कोर्ट को कुछ भी प्राइवेट एस्टेट मिल जाएगा ना, तो वो बिकवा के लाइबिलिटी पे ऑफ करवाएगा हमसे। हम लोग ऐसा कोई झूठ बात नहीं कर सकते कि हाँ हाँ हम इंसॉल्वेंट है, नहीं देंगे पैसा, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि हम चाहे तो बिजनेस बंद कर रहे हैं तो मेरे पास प्राइवेट एस्टेट होने के बाद भी हम पे नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं सोच सकते, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि हम लोग सारी चीजों को हाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इंसॉल्वेंट हो तो वो प्रूव करना पड़ेगा, ऊपर से रेपुटेशन खराब होता है, उसको पेपर में उसका न्यूज देना पड़ता है कि भाई ये लोग इंसॉल्वेंट हो गए, ये बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, तो आगे जाके लोगों को उन सारे पर्सन से कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना है नहीं करना है, ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो अगर इंसॉल्वेंट वगैरह होता है ना, तो उसका फिर जो है रूल्स होता है वो सब बोलना पड़ता है कि इंसॉल्वेंट है, ठीक है, कि आगे जाके कोई बैंक इनको ताकि लोन ना दे, ये सारी चीज को लिखवाना पड़ता है। तो इंसॉल्वेंट होना वैसे भी बहुत ही खराब चीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दिस केस आउटसाइड liabilities can't be paid in full, so it should not be transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो क्या लिखा है कि ऐसा जब होता है, मतलब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट जब हो जाते हैं, तो क्योंकि आउटसाइडर लाइबिलिटी हम लोग या तो पे नहीं कर पा रहे या तो थोड़ा पे कर पा रहे, बाकी नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में वो लिखना ही नहीं है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में लिख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि पे ऑफ कर पा रहे हैं, जब पे ऑफ नहीं कर पाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें लाइबिलिटी को लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का है तो रियलाइजेशन अकाउंट में किसी तरीके का आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं लिखा जाएगा, तो फिर आउटसाइडर लाइबिलिटी को कहाँ दिखाया जाएगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी का अलग से अकाउंट होगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर देखो जो आउटसाइडर लाइबिलिटी था, एक था क्रेडिटर एक था बीओडी, अगर ये क्वेश्चन सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए ऐसा था, तो ये क्रेडिटर बीओडी यहाँ नहीं आता, क्रेडिटर का अलग अकाउंट होता क्रेडिटर बोल के, और बीओडी का अलग अकाउंट ओपन करना पड़ता, ठीक है। तो वो तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज विल हैव टू बियर द डेफिशिएंसी, मतलब जो अमाउंट नहीं दे पाएंगे वो उनको बियर करना पड़ेगा उस लॉस को, तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। जैसे मैंने बोला कि मेरा एक बीपी था 10,000 का, मैंने 8,000 ही दिया, फर्म ने 8,000 दे पाया, बाकी 2,000 फर्म नहीं दे पा रहा है या फिर पार्टनर लोग नहीं दे पा रहे, तो वो 2,000 को डेफिशिएंसी मान के भूल जाना पड़ेगा, ठीक है, जिसका बिल था। मतलब उन लोगों के लिए बैड डेप्ट हो गया इन इस तरीके के फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करना, क्योंकि उनका तो लॉस हो जाएगा। अब लॉस आधा या पूरा होगा वो डिपेंड करता है कि कितना पार्टनर दे पा रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे सिंस फुल अमाउंट विल नॉट बी पेड टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। सेपरेट लेजर will be opened for all
क्रेडिटर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, फुल अमाउंट विल नॉट बी पेड टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्योंकि पूरा हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी वाले को पे नहीं कर पा रहे, इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। पहला तो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सेपरेट लेजर विल बी ओपन फॉर ऑल क्रेडिटर, तो सारे जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर का मतलब जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उनका अलग से लेजर होगा, जो कि मैंने अभी बताया तुम लोग को कि जैसे क्रेडिटर है, बीओडी है, तो उसका अलग से लेजर बनेगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। पेमेंट विल बी डन इन पेमेंट will be done in the ratio of outstanding liabilities of creditors. Deficiency will be transferred to deficiency account. पेमेंट विल बी डन इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो फिर पेमेंट जो बोल रहा है, ये जो बात है, इस बात का मतलब है कि जो भी हमें पेमेंट करना है आउटसाइड द लाइबिलिटी को, वो रेशियो में करना है। जैसे जैसे देखो यहाँ बीओडी था, क्रेडिटर था, अब मेरे पास वो पैसा नहीं है कि हम जो है क्रेडिटर को भी पे कर दें, ठीक है, और जो है बीओडी भी पे कर दे, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो हम क्या करें, मेरे पास जो पैसा है उससे, जैसे मान लो मेरे पास है 80,000, तो क्या हम क्रेडिटर को पूरा 80,000 दे दे और बीओडी कुछ ना पे करे और क्रेडिटर का बाकी अमाउंट ड्यू रख दे? ऐसा नहीं होता है। बोला जाता है कि रेशियो में करो, मतलब 84,650 इज टू 44,330, ये जो रेशियो बनेगा, इसमें मुझे मेरे पास जो अवेलेबल है, मान लो मेरे पास 80,000 अवेलेबल है, ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मन आया तो हम क्रेडिटर को दे देंगे, मेरा मन आया तो बीओडी पे कर देंगे, ऐसा नहीं है। मुझे क्या करना है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मेरे पास जो भी अवेलेबिलिटी होगा और मेरा जो भी आउटसाइड द लाइबिलिटी होगा, जितना सारा भी होगा, उन सबका रेशियो के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी को अपने मन से ज्यादा या कम नहीं दे सकते कि मेरा मन हुआ हम क्रेडिटर का पूरा पे ऑफ कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा अकॉर्डिंग टू देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो ये डेफिशिएंसी जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा अकॉर्डिंग टू देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब ये इतना बात जो देखो, जितना यहां से पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं वो मैंने समझाने का कोशिश किया, ठीक है। और बाकी जो मतलब ये जो ट्रीटमेंट लास्ट पॉइंट बोला है ना, ये सारा चीज समझ में आ जाएगा आराम से, एक क्वेश्चन करने पे समझ में आ जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इलास्ट्रेशन 3 करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे ये बाकी रखा था क्योंकि ये उसी कंसेप्ट पे है, इसी वजह से। ये देखो छोटा सा है ये वाला क्वेश्चन। Amal and Bimal are in equal partnership. Their balance sheet stood as under on 31st March 2021 when the firm was dissolved. Creditor दिया है अमल्स कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, बीमल्स ड्राइंग। तो बीमल का कैपिटल का बैलेंस तो कुछ है ही नहीं, उल्टे का उसने ड्राइंग्स कर रखा है बिजनेस से। एसेट बेच के इतना इतना आया, 1250, 150, 400 और 500, ठीक है। द एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का हुआ है 175। अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेप्ट। बोल रहा है अमल का तो हालत इतना खराब है कि बिजनेस का जो लाइबिलिटी है वो तो क्या वो पे करेगा, उसका पर्सनल जो लाइबिलिटी है वो भी वो पे नहीं कर सक रहा है।
जबकि बीमल का प्राइवेट एस्टेट में 200 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब वो 200 रुपए फिर उसे लेके आना पड़ेगा लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए जरूरत पड़ा तो, ठीक है। तो ये सब तो बिका है, अगर ये बेच बेच के जो पैसा मिला उससे लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाता है तो 200 रुपए नहीं लाएगा, अगर नहीं होता है तो लाएगा। अब दिया है तो लाना पड़ेगा, मतलब हम ये बोल रहे हैं क्वेश्चन ऐसा ही बना होगा, ऐसे ही दिया होगा कि लाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही तो देगा नहीं। सो नेसेसरी लेजर टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो नेसेसरी लेजर बोल दिया है, तो नेसेसरी लेजर में क्या होगा, तो देखो याद करो, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, बट यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर लाइबिलिटी को नहीं दिखाएंगे, उसका सेपरेट अकाउंट बनाने वाले हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, ये देखो नॉर्मली हम लोग क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक, तो यहाँ कैश था तो मैंने कैश बना लिया। रियलाइजेशन और बनाएंगे, देखो कैश अकाउंट, ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बोला है तो कैपिटल बना लिया, करेंट बोलता तो वैसे बना लेते, दोनों बोलेगा तो दोनों बना लेंगे, ठीक है। और आउटसाइडर लाइबिलिटी में क्रेडिटर है बस, तो क्रेडिटर का अकाउंट और एक डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होगा, जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है उसका एक अलग अकाउंट बनना चाहिए और एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा। अच्छा, एसेट सब ब्रॉट डाउन होगा, बिल्कुल, सिर्फ लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन नहीं होगा। तो सेम तरीके से ही करेंगे पूरे बैलेंस शीट को खाली, क्योंकि एसेट सारा ब्रॉट डाउन होगा, हम पहले एसेट साइड इसीलिए लिख ले रहे हैं। प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक, प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक 2500, 500, 1000, 800, 200, बीमल्स ड्राइंग 550, ड्राइंग्स है तो नेगेटिव बैलेंस। अच्छा, कैश लिख लिया, स्टॉक, अच्छा क्रेडिटर का अलग से बनेगा, और अमल्स कैपिटल 750, तो बाई बैलेंस बीडी 750, और क्रेडिटर का जो बैलेंस लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिटर का बाई बैलेंस बीडी होता है 4800। अच्छा, अब ये पूरा खाली कर लिया, अब जो रियलाइज्ड हो रहा है, तो प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक, तो बाई बैंक या कैश होगा, तो यहाँ पर ये कैश अकाउंट में लिख लेते हैं, टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में भी लिख देंगे, ये पहले आ गया तो यहाँ लिख दे रहे हैं और कुछ नहीं, टू रियलाइजेशन प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक, ट्वेल्व फिफ्टी, 150, 400, 500, बाई कैश, 1250, 150, 400, 500। एक्सपेंसेस 175, तो टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस 175,
तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 175 हो गया। अच्छा, अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेप्ट, मतलब उसके पास जीरो कंडीशन है। बीमल ला सकता है 200 रुपए, तो फिर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीमल्स कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय कैश 200, तो कैश में लिख देंगे टू बीमल्स कैपिटल 200। ठीक है, सारा चीज सेम है, सिर्फ जो है क्रेडिटर का एक अलग अकाउंट और एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। और रियलाइजेशन में कोई भी आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं जाएगा। अब एक एक करके लेजर क्लोज करना है। सबसे पहले रियलाइजेशन क्लोज होगा जैसे होता है, तो यहाँ पर देखते इधर ही ज्यादा है। 2500 और 500, 3000, 4000, 4000 और 4975 बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ए बी, अमल और बीमल, तो 1250, 400 और 5 900, 1000। 1250 प्लस 150 प्लस 900 माइनस 4975, 2675। और रेशियो क्या था इनका, रेशियो था इक्वल, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। 1337.5 है, तो 133, एक 7 कर लेते हैं, एक 8 कर लेते हैं, तो मैच हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टू रियलाइजेशन लॉस 1337, सॉरी 1338, एक 8 लिखा है, एक मैंने 7 लिखा है, तो ये क्लोज हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या क्लोज करना पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग क्लोज करेंगे, इसके बाद रियलाइजेशन के बाद क्लोज करना पड़ेगा हम लोगों को कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हमें क्लोज करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, जैसे हम लोग करते हैं फिर कैश करते हैं वैसे ही, तो पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। एक मिनट, एक मिनट। हम्म, तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तो देखो ए का 750 पॉजिटिव बैलेंस है बट नेगेटिव 1337, और उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है कि वो लेके आ पाए। ठीक है, तो वो हो जाएगा बाय डेफिशिएंसी। अगर इंसॉल्वेंट नहीं होता तो उस केस में हम लोग लिखते कैपिटल। ठीक है, तो डेफिशिएंसी, तो 1337, 1337 माइनस 750, माइनस 750, 587, 587 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 1338 प्लस 550, तो ये हो गया 1888। तो इतना उसका नेगेटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बस वो 200 रुपए ला सकता है इतने रुपए के अगेंस्ट में। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 1688 का डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर करके आ गया। अब ये डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 587 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 587 1688। ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग का सेकंड नंबर पे क्लोज हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नॉर्मली हम लोग जब इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन नहीं होता है तब भी हम लोग इसी तरीके से ही क्लोज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्लोज करना चाहिए कैश का अकाउंट। ठीक है, कैश का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो कैश अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। तो हमारे पास कैश कितना है, 200, 200, 400, 400, और ये हो गया 900, 900 और 400, 1200, तो 200,
प्लस 1250 प्लस 150 प्लस 900 प्लस 200 2700, ठीक है, जिसमें से मुझे पे करना पड़ेगा 175। तो 2525। अब ये पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी तक मैंने आउटसाइडर लाइबिलिटी कुछ पे ऑफ नहीं किया है, तो मुझे इस पैसे से आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। आउटसाइडर लाइबिलिटी मेरा कौन है, एक ही है, क्रेडिटर। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर, ठीक है। अब क्रेडिटर को मुझे ये पूरा पैसा ही दे देना पड़ेगा, कुछ बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को तो देना ही था 4800, जबकि हम दे पा रहे हैं बस 2525, ठीक है, इतना ही दे पा रहे हैं। तो मेरा आउटसाइडर लाइबिलिटी को यहाँ एक से ज्यादा होता तो उस हिसाब से एडजस्ट, मतलब रेशियो में करके दिखा देते, ठीक है। तो ये हो गया, क्रेडिटर को मुझे इतना अमाउंट पे ऑफ करना पड़ेगा। अब क्रेडिटर अकाउंट में 2525 ट्रांसफर कर देंगे टू कैश, 2525। तो जो नहीं दे पा रहे वो मेरा डेफिशिएंसी, सॉरी इधर ये लिख दिया, डेफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा। 4800, 4800 माइनस करने से 5722375 का डेफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट में। मतलब क्रेडिटर को हम लोग 2275 होगा बोल रहा है, तो मेरा माइनस गलत हो गया होगा। 4800 माइनस 2525, 2275, हाँ ठीक ही है, 2275। तो 2275 इतने का हमारा डेफिशिएंसी हो जाएगा। अब ये डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बाय क्रेडिटर बोल के, 2275। अब डेफिशिएंसी अकाउंट को कर देना है क्लोज, जो कि टैली हो जाएगा। ये इतना डेफिशिएंसी क्रेडिटर का क्यों हुआ? क्योंकि इतना पैसा ये लोग अपने घर से भी नहीं ला पा रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए देखो डेफिशिएंसी में इनका कैपिटल बोल के ये क्लोज हो रहा है। टोटल करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये यहाँ पर अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो फर्क क्या है, बस रियलाइजेशन में मुझे आउटसाइडर लाइबिलिटी लिखना नहीं, उसका सेपरेट अकाउंट बनाना है, ठीक है। फिर जब हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे, फिर उसका प्रॉफिट या लॉस, वैसे लॉस ही आएगा, प्रॉफिट आने का कोई चांसेस है नहीं। फिर वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। फिर वहां से हम लोग कैश अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब कैश अकाउंट को क्लोज करते हुए देखेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है कैश का, वो हम लोग आउटसाइडर लाइबिलिटी को देंगे। जैसे यहाँ एक ही आउटसाइडर लाइबिलिटी है तो क्वेश्चन आसान था, क्रेडिटर को दे दिया। अब क्रेडिटर को कितना दे पाएंगे, 2525, जबकि उसे देना था 4800, तो कितना नहीं दे पा रहे, 2275। और ये डेफिशिएंसी हो रहा है 2275 का, पूरे बिजनेस में क्रेडिटर का 2275 का लॉस हो गया। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एटलीस्ट इतना अमाउंट भी ये लोग अपने घर से नहीं ला पा रहे, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी उतने का ही डेफिशिएंसी देखा गया था। तो इस तरीके से क्लोज होता है। तो इसमें पहले ये देखो लिख देते, पहले ये क्लोज होना चाहिए रियलाइजेशन 1, सेकेंड क्लोज होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड में क्लोज होना चाहिए कैश अकाउंट, फोर्थ में, और ये एकदम लास्ट में डेफिशिएंसी क्लोज होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 3 हो गया, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3 को भी हम लगा देते हैं, ठीक है, नहीं तो मुझे याद नहीं रहेगा फिर। कौन सा वाला बाकी है, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नहीं 5 वाला तो नहीं हुआ है, वो गलती से लिख दिया क्या मैंने? नहीं 5 वाला हो गया, लेकिन ये तो डेफिशिएंसी का क्वेश्चन है। नहीं डेफिशिएंसी का तो नहीं है, इन्होंने अलग तरीके से किया होगा। 5 तो हम लोगों ने कर लिया था, ट्रेड क्रेडिटर अलग से बना के यहाँ पर दिखाया था, वो डिस्काउंट का अकाउंट बना के दिखाया था। छोड़ो, 5 वाला तो हो गया है हम लोग का। अच्छा अब बाकी है इलास्ट्रेशन 6, 7, सब पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का है, 6 7 और 8, 9 भी कर लिया और शायद 9 ही लास्ट था।
हम्म एक काम करते हैं, जो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद का टॉपिक, बस इंसॉल्वेंसी का ना एक ही क्वेश्चन है तुम लोग का, तो वो करवा दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो हम एक बार तुम लोग को समझा देते हैं कि वो होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कर पाएंगे। तो थोड़ा इंट्रो बता देते हैं कि पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद हमें पढ़ना है। अब ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो मतलब पेन पेपर वर्क तो आसान है कर देना कि भाई एसेट जीरो कर दो, लाइबिलिटी जीरो कर दो, बेच के जो पैसा मिल रहा है वो दिखा दो। लेकिन रियलिटी में चीज बिक जाना उतना आसान नहीं है कि आज बोला आज मेरा एसेट बिक गया, ये पॉसिबल कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, एक एक चीजों को धीरे 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 बेचने का कोशिश करते। देखो बेचने का तो जल्दी रहेगा ही जिसका बिजनेस बंद हो जा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे ही बिकता है। ऐसा नहीं है कि फट देनी बड़ा बड़ा एसेट बिक जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीस मिल। पीस पीस में एसेट बिकता है, मतलब एक एक पीस, मतलब इस हिसाब से नाम दिया गया है। अब पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें हमें दो मेथड पढ़ना पड़ेगा। एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड और दूसरा होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, देखो जैसे डिसोल्यूशन जैसे ही हुआ बिजनेस का, तो सबसे पहले एसेट बेच के हमें रियलाइज्ड करना पड़ता है जो भी अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें लाइबिलिटी पे करना पड़ता है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा? अभी तक तुम लोग पे कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या, कोई लॉयर का खर्चा या फिर कोई भी काम जो हम लोग मतलब जैसे कोई कमीशन एजेंट के थ्रू से एसेट बिकवा रहे हैं, तो वो सारे खर्चे पहले देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आता है आउटसाइडर लाइबिलिटी का। आउटसाइडर लाइबिलिटी, अब जितना भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये सारे खर्चे जैसे रियलाइजेशन का काम के साथ जो भी मतलब इन्वॉल्व है, जो जिनके बिना रियलाइजेशन काम नहीं हो सकता है, तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस जो है पे ऑफ करना पड़ेगा। आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। फिर हो जाएगा इनसाइडर लाइबिलिटीज पे ऑफ करना पड़ेगा। इनसाइडर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पार्टनर का जो भी लाइबिलिटी होगा, जैसे पार्टनर से लिया गया लोन वगैरह। ठीक है, उसके बाद कुछ बचेगा तो उसके बाद बचेगा तो पार्टनर का कैपिटल का पे ऑफ किया जाएगा। अब जब पार्टनर का कैपिटल को पे ऑफ करोगे तब ये दो मेथड काम आता है। ठीक है, जब पार्टनर का कैपिटल को पे ऑफ करोगे तब ये दो मेथड काम आता है। यहां से दिखा देते, तब हम लोग दो मेथड का यूज कर सकते हैं। एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड, दोनों में ही सेम आंसर आता है। और एक होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, दोनों में सेम आंसर आता है। क्वेश्चन हमें बता देगा कि कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम लॉस मेथड फॉलो करना पड़ेगा तो हम लोग वो करेंगे, मतलब क्वेश्चन जो बोलेगा। और अगर बोलेगा कि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड फॉलो करो तो हम लोग वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड जो है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें जो दो मेथड है उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट करते हुए कैसे काम हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो समझने के लिए। तो अभी पहले हम ये वाला एग्जाम्पल समझाते हैं, ये मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एसेट वन, ये सब एसेट वन लिखा है मैंने, एसेट टू, एसेट थ्री, एसेट फोर, एसेट फाइव,
डिसोल्यूशन एक्सपेंस, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, 15,000, 25,000, 2:2:1। ठीक है। तो अब देखो इन्होंने एसेट ऐसे बेचा है, उसमें तुम लोग का ना डेट दिया हुआ रहेगा, बट मैंने एग्जांपल में उतना डेट नहीं दिया है। ये पहला बार बिका, ये दूसरे बार इतने रुपए का एसेट बिका, फिर इतने रुपए का, ये एग्जांपल है। डिसोल्यूशन करवाने का खर्चा इतना, क्रेडिटर लाइबिलिटी, पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स कैपिटल। अब अगर हमें इसमें मैक्सिमम लॉस मेथड अप्लाई करना है तो कैसे होगा? तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, हम फिलहाल इसको ऐसे ही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब समझा रहे कि होगा क्या। सबसे पहले हमें क्या पे ऑफ करना पड़ेगा? रियलाइजेशन का एक्सपेंस। तो सबसे पहले एसेट बेच के हमें कितना मिला है? 5,000। तो यहां पर लिखेंगे रियलाइजेशन फ्रॉम A1 5,000, पेमेंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। ठीक है, कितने का? देखो 1,500 का। ठीक है, तो फिर पहले एसेट से जो रियलाइज्ड हुआ उससे डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसा बच गया, जो कि हो रहा है 3,500। ठीक है, ये 3,500 बच रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट किसको पे कर सकते हैं? देखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। अब आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या है? देखो क्रेडिटर, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल। तो आउटसाइडर लाइबिलिटी क्रेडिटर है, तो अब हम लोग पेमेंट किसको करेंगे? क्रेडिटर को करेंगे। क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को कितना देना है? क्रेडिटर को तो हम लोग को देना है वैसे 8,000, लेकिन मेरे पास जितना पैसा है फिलहाल उससे हम 3,500 ही दे सकते हैं। तो फिर कितना बाकी रह जाएगा? बैलेंस ड्यू क्रेडिटर का, बैलेंस ड्यू कितना रह जाएगा? देखो क्रेडिटर का टोटल कितना था? 8,000। 8,000 में अगर 3,500 दे पाए तो कितना बाकी रह जाएगा? माइनस चार हजार करके पाँच सौ 4,500 ये बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया पहला एसेट से बेच के जो भी मिला उससे जो जो पे कर सकते थे कर दिया, रियलाइजेशन का खर्चा पूरा कर दिया, क्रेडिटर का जितना हो सका उतना कर दिया। फिर दूसरा एसेट बिका। ठीक है, मतलब धीरे धीरे बिकता है ना। तो दूसरा एसेट बिका हमारा 7,000 पे। रियलाइजेशन फ्रॉम A2 7,000 रुपए मिला। क्या इससे हम लोग क्रेडिटर का बचा हुआ पैसा पे कर सकते? बिल्कुल कर सकते। 4,500 है, अब मेरे पास तो 7,000 है, तो हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर को कितना? 4,500। तो मेरे पास बचेगा कितना? 2,500। ये बैलेंस बचेगा। अब इससे हम क्या पे करेंगे? इससे नेक्स्ट वाला जो लाइबिलिटी है वो पे करेंगे। तो ये मेरा हो गया बैलेंस। ठीक है, देखो मेरा आउटसाइडर लाइबिलिटी पे ऑफ हो गया। अब मुझे क्या पे करना पड़ेगा? अब मुझे पे करना पड़ेगा पार्टनर का लोन। ठीक है, पार्टनर का लोन पे ऑफ करना पड़ेगा। यहां पर पेमेंट पार्टनर्स लोन, लोन कितना है? 2,500। मेरे पास है भी कितना? 2,500। तो अच्छा बात है, सारा पेमेंट हो गया। ठीक है, अब बारी है कैपिटल पे करने का। लेकिन कैपिटल पे करेंगे तब हमें कोई एक मेथड लेना पड़ता है, लाइक मैक्सिमम लॉस मेथड या फिर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग क्योंकि मैक्सिमम लॉस मेथड सीख रहे हैं तो वो वाला कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो कैसे करके होगा। पर्टिकुलर A B C और टोटल।
अच्छा, एक सेकंड देखते हैं इसमें। और ठीक है, देखो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल। कितना कैपिटल का बैलेंस है? 15, 25, 28। 15, 25 और 20, टोटल कितना हो रहा है? देखो 20 और 10, 30, 30, 5, 5, 10, 40, 40 और यहाँ पर 20, तो 68,000 हो रहा है। ठीक है, अब मैक्सिमम लॉस मेथड यहाँ से समझने वाला पॉइंट है कैसे होगा। तो 68,000 मुझे पार्टनर को टोटल देना है, तो मेरा दो एसेट बिका, जिसमें से मैंने ये मेरा दो एसेट बिक गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा कौन सा एसेट बिकेगा? 10,000 वाला। मुझे कितना पैसा चाहिए पार्टनर का लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए? 68,000। लेकिन मेरे पास अभी ये सब तो देखो मैंने क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, एक एक करके बिकेगा ना। अभी तो मैंने इतना एसेट बेचा है, तो मेरे पास अभी 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ये 10,000 रुपए से अगर हम 68,000 ही पे कर सकते हैं, और बाकी मान लो आगे जाके एसेट बिका नहीं, बाई चांस या कुछ नहीं हुआ, तो फिर मेरा लॉस कितना हो जाएगा? मतलब पार्टनर लोगों का मैक्सिमम लॉस कितना होगा? क्या हम समझा पाए हम जो बोल रहे हैं? हमें यहाँ पर इस तरीके से सोचना है कि मुझे देना है उसको 68,000, হ্যাঁ সরি কিন্তু মেরে পাস 65 হচ্ছে মনে হচ্ছে না কি সিটা, এটা না 25,000 করে না, এটা একটু মানে তাহলে অ্যামাউন্টটা ঠিক হবে। সে যে কোনো এক্সাম্পল নেওয়া যায়, কিন্তু এটা একটু 25 করে নাও তো। এটা 25 হলে এটা 65 হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে আমি বলতে চাইছি এই কথাটা, কি আমার কাছে এখন 10,000 টাকাই আছে। ঠিক আছে, 7 আর 5 তো আমি ব্যবহার করে নিচ্ছি, 10,000 আছে, আমি 65,000 টাকা আমাকে দরকার, কিন্তু আমার কাছে 10,000ই আছে। কিন্তু এরপরে যদি আমার বাই চান্স কোনো অ্যাসেট না বিক্রি হয়, তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম লস কত হতে পারে? 55,000। हाँ, 55,000। इसमें से हम 10,000 ही दे सकते हैं, ऐसा मुझे सोचना है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? 55,000, वो टोटल कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो अब हम इन लोगों को जो पे करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? तो ये इनके हम लोग जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे। तो 55,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना हो जाएगा? 22,000। और ये भी 22,000 होगा, 2:2:1 है, तो 22, 22, 44, 44 और ये 55 माइनस होगा तो 11,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबको लॉस क्या क्या बेयर करना पड़ेगा? तो ए अगर बाई चांस आगे जाके एसेट नहीं बिका, तो ए को 22,000 का लॉस, बी को 22,000 का, और सी को 11,000 का लॉस बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको निकालते हैं, तो मेरा क्या आंसर आएगा? इसमें जो आंसर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट कर रहे हैं। नेट पेबल या रिसीवेबल, ऐसा क्यों बोलेंगे? देखो पेबल या रिकवरेबल, तो पेबल या रिकवरेबल का मतलब है ए को मिलना चाहिए 15,000, तो ये पेबल अमाउंट है, ये ऐसे ही लिख रहा है समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि लॉस ए को बेयर करना पड़ सकता है 22,000। तो मान लो कि अगर लॉस 22,000 हुआ, तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि ए पार्टनर को बोला जाएगा कि भाई तुम 22,000 लॉस है, लेके आओ, पार्टनरशिप है ना, लेके आओ। लेकिन यहाँ तो बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो ए क्यों लेके आएगा? लेके नहीं आएगा। लेकिन जस्ट इसको नेट पेबल रिकवरेबल लिखने का कंसेप्ट हम बता रहे हैं। मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, हम लोग तो देना चाह रहे थे ए को 15,000, जबकि 22,000 का लॉस हो गया, तो उसको बोल रहे हैं कि 22,000 का लॉस लेके आओ। ठीक है, तो ए से रिकवरेबल जो है कंडीशन जो है अराइज हो रहा है। बाकी ए कुछ लाएगा नहीं, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो क्या लाएगा? ठीक है, तो रिकवरेबल कंडीशन जो है अराइज हो रहा है। तो 22,000 से 15,000 को अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो आ जाएगा 7,000। अब 7,000। हाँ, तो 7,000 मेरा क्या आएगा? इसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट, मतलब उसको लाना पड़ेगा, तो ये मेरा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। देखो ये सब नेगेटिव है। ठीक है, तो सिंपल अगर मैथमेटिक्स के तरह भी सोचो, तो भी आंसर तुम लोग का जो आएगा, जो बड़ा वैल्यू है उसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि यहाँ 22,000 बड़ा है तो नेगेटिव आंसर, यहाँ पर 25,000 बड़ा है तो 3,000 4,000 पॉजिटिव, और यहाँ पर 4 नहीं 14,000 हो না जाएगा शायद। 14,000 14,000। हाँ, 14,000 उससे ये हो जाएगा। अब पेबल रिकवरेबल का मतलब हो गया, देखो जिसका नेगेटिव आ रहा है ना, उसको उससे रिकवरेबल कंडीशन क्रिएट हो रहा है, और जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको पेबल आ रहा है। क्योंकि देखो बी को 25,000 देना था, 22,000 का उसका लॉस है, तो भी उसे 3,000 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सोचना है। यहाँ पर हो गया। अब जो डेफिशिएंसी हुआ, किसका डेफिशिएंसी हुआ है? किसका डेफिशिएंसी हुआ है? ए का। ठीक ए है, का।
तो ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? जिनका पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है, ये रूल्स है। तो डेफिशिएंसी बी जो या है, सी? हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड टू, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी एंड सी, और कौन से रेशियो में? इन कैपिटल रेशियो, ठीक है, इन कैपिटल रेशियो, ठीक है, कैपिटल रेशियो में बेयर करना पड़ेगा। तो कैपिटल रेशियो में बेयर करो, तो ये 7,000 को अगर हम लोग कैपिटल रेशियो में बेयर करेंगे, कैपिटल रेशियो कितना है? बी और सी का 1:1, 25,000 और 25,000 का 1:1। तो 7,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा? तो इसका पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो ये 7,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 7,000 को अगर 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,500। हाँ, 3,500 3,500, কিন্তু এর কাছে हाँ, আছেই তো 3,000। हाँ, तो फिर उसका नेगेटिव आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये 500 नेगेटिव आ गया, इसको हाँ पॉजिटिव एक करने के चक्कर में इसका नेगेटिव आ गया, वो होगा, ठीक है। उसमें उसके बाद हमें फिर इसको पॉजिटिव करने का कोशिश करना है, और ये हो তখন जाएगा এটা হয়ে যাবে 10,000। 4,000। হ্যাঁ, এটা হবে आगे 10,500, ठीक है। 10,500। हाँ, अब फिर से डेफिशिएंसी किसका आ गया? सी का, बी का। डेफिशिएंसी ऑफ बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिर्फ, सी होगा, सी में। तो फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं लिख के लिखना चाहिए ट्रांसफर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं रहा है, एक से ज्यादा लोग होता है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसफर तो क्या हो जाएगा? सी। तो सी ये 500 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल होने के लिए, और यहाँ पर 10,000। माइनस। तो फिर ये ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम लॉस बियर करते करते देखा जा रहा है कि फिर सी का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब क्या? पेएबल अमाउंट। तो सी को कितना पे करना पड़ेगा हमें? मतलब बिजनेस से सी को फिर कितना मिल जाएगा? 10,000। 10,000। तो अमाउंट पेड टू सी। तो अभी तक सारे चीजों को कैंसिल आउट करते करते, मतलब रूल्स क्या है कि पहले लॉस बेयर करवाओ, लॉस बेयर करने से जिसका नेगेटिव आएगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिव वाला लेगा, ठीक है। फिर ऐसे करते करते हमें दिखा कि सी का लास्ट में पॉजिटिव बचा, तो इसका मतलब सबसे पहला पेमेंट सी को जाएगा 10,000 का, सबसे पहला पेमेंट सी को जाएगा कैपिटल टूवर्ड्स 10,000 का, ठीक है। अब फिर लिखेंगे कि अब नाउ बैलेंस क्या बच रहा है, मतलब एक बार एक पार्टनर को पेमेंट होने के बाद देखना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना बच रहा है। तो देखो, ए को तो कुछ पेमेंट हुआ नहीं, तो उसका कैपिटल कितना बचेगा? जितना था उतना ही पेबल रहेगा। सेम केस फॉर 15,000। बी के लिए, इसका 25,000 बचेगा, 25,000। और इसका 10 पे हुआ तो कितना बचेगा? 15,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 15 30 30 और 25 55,000। 55। अब यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस को हमें करते जाना है, मैक्सिमम लॉस निकालेंगे, फिर से मैक्सिमम लॉस, ठीक है। तो अब कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम लॉस कितना है? मुझे 55,000 चाहिए। अब मेरा जो एसेट बिका है वो कितने का है? 25,000 का, ठीक है। A4 55,000 मुझे चाहिए, बट मेरे पास अवेलेबल है अभी 25,000, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस फिर कितना हो सकता है? 30,000। ये लॉस पार्टनर लोगों को बेयर करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे प्रॉफिट लॉस बेयर करते हैं, तो 2:2:1, तो डिवाइडेड बाय 5। तो ये पीएसआर में होगा, ठीक है। ये जो लॉस बियर होता है ये हमेशा पीएसआर में होता है। तो 2:2:1 मतलब ये हो जाएगा 12,000, 12,000, और ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। अब ये लॉस है, सब नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर से वही सेम प्रोसेस दोहराओ, तो 15,000 उसे मिलना चाहिए था, उसका 12,000 का लॉस है, फिर भी उसे 3,000। 3,000 मिलेगा। इसको मिलेगा 13,000, 13,000। और इसको मिलेगा 9,000। तो यहाँ देखो सभी का पॉजिटिव आ गया, यानी नेट पेबल आ गया, रिकवरेबल कुछ नहीं है, नेट पेबल, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, नेट पेबल इतना आ गया। अच्छा, अब ये इतना इतना पे कर दिया, तो इसका मतलब फिर नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? फिर से बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालना है, ठीक 18,000। है। हाँ, এর तो হচ্ছে 18,000। না 18 নয় 12 হবে, এই দেখো 15 পড়েছিল, 15 থেকে 3 চলে গেল, ও হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে না, যোগ চলে হবে না যাচ্ছে তো। এটা। 12,000, 25 থেকে 13 চলে গেল, 12,000, और इसका 12,000। 15 से 9 चला गया, 6,000, 6,000। ठीक है। फिर मैक्सिमम लॉस फिर से कितना हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम लॉस। तो ये देखो
टोटल कैपिटल 24 और 6 कितना हो जाएगा 30,000। अब मेरा कौन सा एसेट बचा है, सिर्फ लास्ट में ये 4,000 बचा है, तो मेरे पास 4,000 ही है, जबकि मुझे पे करना है 30,000। तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो पार्टनर लोगों को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई एसेट बिक भी नहीं रहा है, वो हो रहा है 26,000। वो लॉस कैसे बेयर होगा, पीएसआर में। पीएसआर कितना है 2:2:1, मतलब 26,000 बाई 5, तो कितना होता है 26,000 बाई 5 इंटू 2, मैम मतलब 10,400। 30। 10,400 और 5,200, तो माइनस करो इसको, फिर कितना मिलेगा 1600, इसका भी 1600 और इसका 800। ठीक है, इसको इतना मिलेगा। ये सभी का पॉजिटिव आया, तो ये हो गया नेट पेएबल। ठीक है, अब तो और तो कोई एसेट बिक नहीं रहा है, यही नेट पेएबल अमाउंट हम लोग का जनरेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे 13 में बैलेंस ऑफ कैपिटल। बैलेंस ऑफ कैपिटल फाइनल लॉस, फाइनली पार्टनर लोगों को कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो देखो, ए का 12,000 बैलेंस पड़ा हुआ था, देना चाहिए था, हम लोग सिर्फ 1600 ही दे सकते हैं, तो कितना नहीं दे सकते हैं, तो 0,040 10,400, तो ये इतना। 10,400 इसका भी वही आ रहा है, सेम डेटा था, इसीलिए मैंने लिख दिया। और इसका 6,000 और से এটা 8 5,200। 5,200, तो इतना लॉस उनको बेयर करना पड़ेगा। लॉस का टोटल एक बार निकालो तो 10,400 10,400, मतलब 20,800। 800 और 200 हजार, 21,000 और 5,000, 26,000 का टोटल लॉस हो रहा है। मतलब एसेट बेचने के बाद, सब पे होने के बाद, जो पार्टनर है उन्हें 26,000 का लॉस बेयर करना पड़ेगा। इस तरीके से ये मेथड फॉलो होता है। अब इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जिससे यहाँ फाइनली हम लोग 26,000 आ रहा है वो चेक करके देख सकते हैं। कैसे, जैसे मानो कि टोटल एसेट बेच के कितना आ रहा है 5,000 और 25,000, 30,000, 40,000, 40 और यहाँ पर 44 और 7 कितना होगा 51,000। 51। अच्छा, इसमें से हम लोग कितना पे करेंगे 1,500, 8,000 और 2,500, ये पे कर पा रहे हैं। मतलब ये देखो 51,000 है, मुझे कितना पे करना है, ये सारा चीज ही मुझे पे करना है, तो मेरा टोटल निकालो कितना होता है 1,500 पे करना पड़ेगा, 8,000 पे करना पड़ेगा, 2,500 पे करना पड़ेगा, प्लस ये 25 25 50 60 65,000 पे करना पड़ेगा। मतलब अगर अवेलेबिलिटी हुआ तो यानी मेरा पेबल 77,000 आ रहा है, जबकि मेरे पास इतना अमाउंट अवेलेबल है, तो मेरा डेफिसिट कितने का हो रहा है, देखो 26,000। 26,000, वही आना चाहिए वहां पर ओवरऑल। ठीक है, ये देखो 26,000 आ गया। तो ये इस तरीके से मैक्सिमम लॉस मेथड हमें करना पड़ता है। मैंने ये चीज तो यहाँ पर दिखाया, ये जो पॉइंट देख रहे हो, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको इस टेबल के अंदर भी इंसर्ट किया जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेबल में इंसर्ट करके सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना अलग अलग करोगे, वैसे ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें समय लगेगा। बाकी मार्क्स अच्छा रहता है, लेकिन समय लगेगा, और आसान भी है चीज, कुछ मुश्किल है नहीं ना, तो कुछ अकाउंट्स का रूल्स वगैरह कुछ नहीं, सिंपल एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है जैसा जैसा बोला है। फिर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड वो भी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बस हम लोग का कुछ इलास्ट्रेशंस ही बाकी है यहाँ पर, वो चीज एक बार देख लेते हैं। 1 2, देखो इलास्ट्रेशन 3 बाकी है, नहीं 3 भी कर लिया हम लोगों ने, 3 बाकी है, 4 5 कर लिया, इलास्ट्रेशन 6 बाकी है, 7 बाकी है, 8 बाकी है। ठीक है, 9 तक कर लिया, और कुछ बाकी नहीं है, और एमसीक्यू और जो है ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये बाकी है, जिसमें ये 6 7 8 ये तीनों हमारा वो मैक्सिमम लॉस और जो है रिलेटिव कैपिटल, क्या बोलते हैं, सॉरी रिलेटिव कैपिटल बोल रहे हैं, मैक्सिमम लॉस, और एक है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, उसके बेसिस पे। तो ये 3 क्वेश्चन, और वो ये नेक्स्ट क्लास में मुझे लगता है आई होप कि कंप्लीट हो जाएगा ये जो पार्टनरशिप है। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। बाय मैम।